हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा आयोजित आज की वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आपने बहुत सोच समझकर आज की चर्चा का विषय रखा है कि 21वीं शताब्दी के बदलते परिवेश में अध्यापक शिक्षा के सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या संभावनाएं हैं। आपने दिन भी बहुत उचित चुना है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। टैगोर की आज जन्मतिथि है, बुद्ध पूर्णिमा है, महात्मा बुद्ध से भी जुड़ा हुआ आज दिन है। अगर हम शिक्षक शिक्षा को इन्हीं तीन महान विभूतियों के परिप्रेक्ष्य में देख लें, गांधी जी जो सीखना है करके सीखो, टैगोर का कल्चरल रेसिप्रोसिटी और महात्मा बुद्ध का आत्मदीपो भव, तो हमें लगता है कि शिक्षक शिक्षा की समस्त समस्याओं का समाधान हमें स्वतः मिल जाता है। आज मैं एक टीचर एजुकेटर के रूप में नहीं, बल्कि अपने मन से निकलने वाली बातों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शिक्षक शिक्षा ऐसा विषय है जो खाली टीचर एजुकेशन वालों की ही बपौती नहीं है। इससे समाज का हर अंग जुड़ा हुआ है। इससे समाज का हर पक्ष प्रभावित हो रहा। अब बात ये उठती है कि आज ऐसी क्या बात आ पड़ी कि हम अपने शिक्षक शिक्षा के स्वरूप पर विचार करने के लिए एक तरीके से मजबूर है। सुबह का अखबार देख रहा था, कल टेलीविज़न में भी देखा था कि कश्मीर में रियाज नाइकू नाम का आतंकवादी अपने सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया। इस आतंकवादी पर 12 लाख रुपए का इनाम था। A++ कैटेगरी का आतंकवादी था। और अगर हम इसकी पृष्ठभूमि देखें तो रियाज नाइकू कश्मीर के एक स्कूल में गणित पढ़ाते थे, गणित के शिक्षक थे। अब अगर गणित का शिक्षक उसमें इस तरीके का परिवर्तन हो सकता है कि वो खूंखार आतंकवादी बने, तो निश्चित रूप से हमको ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम देखें कि हमारी प्रक्रिया में टीचर तैयार करने के प्रोसेस में कहाँ कहाँ कमी रह गई है। हमने अंधाधुंध जो विदेशी मॉडल अपनाया, जो कुछ हमें मिला हमने उसको नकल करने की कोशिश की। उसकी वजह से शिक्षक शिक्षा में जो परिवर्तन आने चाहिए वो परिवर्तन नहीं आ पाए। आज की तारीख में अगर हम देखें तो हमारा माइंडसेट 18वीं शताब्दी का है। हमारा प्रोसेस 19वीं शताब्दी की है। हमारा काम करने का तरीका 20वीं शताब्दी का है और हमारी अपेक्षाएं 21वीं शताब्दी की है। अगर हम 4 शताब्दियों के समय के बीच आपस में कंफ्यूज हैं तो निश्चित रूप से हमें इस कंफ्यूजन से निकलना होगा। शिक्षक जिसको जो गरिमा मिलनी चाहिए उसको हम वो गरिमा नहीं दे पाए, हमने उसको एक नौकर बना करके छोड़ दिया। ईमानदारी की बात यह है कि अगर टीचर एजुकेशन को ढंग से हम लोगों ने प्लान नहीं किया तो इस तरीके के शिक्षक हमारे सामने निकल करके आएंगे जो अपने शिक्षक के दायित्व को छोड़ करके
बाकी दायित्वों को निभाने में व्यस्त होंगे। अगर आप देखें तो जो टीचर है, टीचर्स आर नॉट कॉमन पीपल, एंड कॉमन पीपल दे कैन नॉट बी टीचर। आप अगर टीचर होना चाहते हैं तो टीचर होने की वर्थ आप में होनी चाहिए। जब तक वो टीचर होने की वर्थ नहीं है तब तक शिक्षक दायित्व के निर्वहन से अगर वो दूर ही रहें तो शिक्षा और समाज दोनों का कल्याण करेंगे। हम जिस तरीके से अपनी शिक्षा व्यवस्था को चलाते हैं, हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। हम लोगों के क्षेत्र में 3 लोगों की बड़ी इज्जत थी, एक पोस्टमैन की, एक लेखपाल की और एक टीचर की। पोस्टमैन की इज्जत इसलिए थी क्योंकि गांव में कम्युनिकेशन का वही एक साधन मात्र था, वही चिट्ठी लाने वाला था, लिखने वाला था, पढ़ने वाला था, ले जाने वाला था। लेखपाल की इज्जत इसलिए थी कि वो किसी की ज़मीन जहाँ तक बता देता था लोग आंख बंद करके मान लेते थे। और शिक्षक की इज्जत इसलिए थी कि शिक्षक को निम्न मध्यम वर्ग की चेतना माना जाता था। शिक्षक जो कहता था गांव समाज उसको स्वीकार करने के लिए तैयार रहता था। पर अगर हम आज देखें तो गांव में अब पोस्टमैन की वो इज्जत नहीं रही। अब पोस्टमैन होली दीपावली पर 2-2 रुपए की बख्शीश मांगता है। कारण क्या रहा? पोस्टमैन की वो इज्जत क्यों नहीं रही? शायद बड़ा कारण ये है कि बदलते समय के साथ पोस्टमैन अपने आप को बदल नहीं पाया। जब वही चिट्ठी लिखने वाला था, लाने वाला था, पढ़ने वाला था तो समाज उसको बहुत इज्जत की निगाह से देखता था। और जब कम्युनिकेशन के दूसरे साधन मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट, ईमेल हो गया और उसके साथ पोस्टमैन अपने आप को बदल नहीं पाया तो वो 2-2 रुपए की बख्शीश मांगने पर मजबूर हुआ। मुझे पोस्टमैन से कम शिक्षक से ज़्यादा चिंता है कि अगर समय के साथ शिक्षक 21वीं शताब्दी की ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप को बदल नहीं सका तो उसका भी वही हाल होगा जो हाल पोस्टमैन का हुआ है। पश्चिमी अंधाधुंधीकरण से हमको बचना चाहिए। रुडयार्ड किपलिंग ने एक किताब लिखी थी, व्हाइट मैन बर्डन। उस किताब में किपलिंग कहते हैं कि हम गोरे लोगों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें दुनिया के सभी लोगों को शिक्षित करना है, दुनिया के सभी लोगों को पढ़ाना है, दुनिया के सभी लोगों को बताना है। ये पश्चिम की अवधारणा होगी कि हमें दुनिया के सभी लोगों को बताना है, पढ़ाना है, सिखाना है। हमारे यहाँ तो मनुस्मृति में कहा गया, एतद्देश प्रसूतस्य सकः साद्रग जन्मनः स्व स्वचरित्र संस्कारितेन पृथिव्याम सर्व मानवः। हमें पृथ्वी के सभी मानवों को शिक्षित नहीं करना है, पढ़ाना नहीं है, बल्कि संस्कारित करना है। और जब हम संस्कारित करेंगे पृथ्वी के सभी मानवों को तो जो इस समाज में जितनी कुरीतियाँ हैं, इस समाज में जितनी परेशानियां हैं, उनसे हमको मुक्ति मिलेगी। दूसरा अंतर बड़ा ये रहा कि पश्चिम में जो कुछ भी विकास हुआ, ज्ञान के क्षेत्र में अधिक विकास हुआ, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में अधिक विकास हुआ, उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि जब जब उनके यहाँ उत्पादन ज़्यादा हुआ तो उन्होंने उत्पादन का सही ढंग से प्रयोग करने के लिए आगे सोचने की कोशिश की। उनके यहाँ लर्निंग जो थी, सीखना जो था, वो ज़्यादा उत्पादन होना था या अवकाश के समय का सदुपयोग करना था। अगर हम अपना परिप्रेक्ष्य देखें तो हमारे यहाँ
उत्पादन की वजह से नहीं, जिज्ञासा की वजह से ज्ञान का विकास हुआ। हमारे यहां शुरू से जिज्ञासा को प्रमोट किया जाता रहा। बाइबल में कहानी आती है आदम और हव्वा की। कहते हैं कि वहां पर एक स्वर्ग में एक फॉरबिडन बगीचा था, एक ऐसा बगीचा था कि जिसके लोग फल नहीं खा सकते थे। वहां पर एक दिन हव्वा ने एक सेब का फल देखा और उसको खाने की चेष्टा की, चख करके देखा, क्योंकि मन में ये जिज्ञासा थी कि ये फल है क्या। तो कहते हैं कि वहाँ के देवता ने, वहाँ के माली ने हव्वा को श्राप दिया कि तुमने ये फल खाने की चेष्टा की है, तुमने पाप किया है, अतः हे पापियों, तुम जाकर पृथ्वीलोक पर जाकर जो तुमने पाप किया है उसका प्रायश्चित करो। दूसरी तरफ अपने यहाँ देखो, अपने यहाँ भी एक कथा आती है कि जब हनुमान जी ने सूरज को फल समझ करके निगल लिया था तो हनुमान जी को पनिशमेंट नहीं मिला था, हनुमान जी को दंड नहीं मिला था, बल्कि उनकी जिज्ञासा की ऋषियों ने, देवताओं ने स्तुति की थी और उनको उस समय द्विज का दर्जा मिला था। द्विज का अर्थ कि जो आप में क्षमताएं हैं उन क्षमताओं के अनुसार पहचान करके आपका ये पुनर्जन्म है कि उन क्षमताओं के अनुरूप आप अपना काम कर सको। जब हम इस कंटेक्स्ट में शिक्षक शिक्षा को देखते हैं तो हमारा जो कल्चरल डायमेंशन है वो पश्चिम से अलग दिखता है। पश्चिम में विद्यालय एक फैक्ट्री है जहां पर ज्ञान का उत्पादन होता है। हमारे यहाँ विद्यालय फैक्ट्री नहीं है जहां ज्ञान का उत्पादन होता है। हमारे यहाँ विद्यालय एक कृषि भूमि की तरीके से है, टीचर कृषक की तरीके से है। वो मिट्टी की गंध को पहचानता है, वो पहचानता है कि हमारी मिट्टी की जरूरत क्या है, कब कितने रासायनिक खाद की जरूरत है या जैविक खाद की जरूरत है, कब पानी की जरूरत है, कब उसको किस तरीके से मिट्टी को हम ज़्यादा सारगर्भित बना सकते हैं ताकि उसमें पड़ने वाला बीज अच्छी तरीके से पल्लवित हो सके। जो संबंध खेत का किसान से है, हमारे यहाँ वही संबंध विद्यालय का शिक्षक से है। हमारे यहाँ विद्यालय उस फैक्ट्री की तरीके से नहीं है जहाँ का मालिक अधिक से अधिक इनकम कमाना चाहता है। आज समय है कि हम देखें कि हमने शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में जो किया, व्हाट वी प्रॉमिस्ड, व्हाट वी अचीव्ड, व्हाट वी मिस्ड, व्हाई वी मिस्ड, व्हाट टाइप ऑफ जनरेशन we are going to produce and what type of generation is required। अगर हम इन प्रश्नों पर विचार करें तो निश्चित रूप से हमको देखना होगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इन प्रश्नों का जवाब दे पा रही है या नहीं दे पा रही है। अब ये बड़ा प्रश्न उठता है कि आज हमारी शिक्षा कैसी है। आज की शिक्षा ने हमको वैभव दिया, सामर्थ्य दिया, साधन की विपुलता दी, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे बहुत कुछ खो गया। अगर हम आज के पाठों को देखें तो लगता है कि हामिद का जो कहानी था, जो बाजार से अपनी माँ की उंगलियों को बचाने के लिए चिमटा लेकर आया था, लगता है हामिद का वो चिमटा कहीं खो गया है। मंत्र की कहानी का वो पात्र हमसे कहीं खो गया है जो उस डॉक्टर के बच्चे की भी रक्षा करता है जिसके बच्चे की रक्षा डॉक्टर ने नहीं की है। दूसरी बात यह है
कि जो सिस्टम हमारी शिक्षा व्यवस्था को चला रहा है उसके लिए भी यक्ष प्रश्न है। प्रशासन की नज़र में आज शिक्षक की भूमिका दयनीय है और वो उम्मीद करता है कि विद्यार्थी शिक्षक को पैगंबर माने। दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती हैं। विद्यार्थी शिक्षक को तभी पैगंबर मानेगा जब प्रशासन शिक्षकों को इज्जत देना जानेगा, और प्रशासन शिक्षकों को इज्जत देना तब जानेगा जब प्रशासन की समस्याओं का हल विद्यालयों से महाविद्यालयों से होगा। ऐसा नहीं होगा कि महाविद्यालयों और विद्यालयों की समस्याओं का हल प्रशासन से हो। हम अपना पुराना इतिहास उठा करके देखें। पुराने समय में गुरुकुल से राजाओं को पत्र जाते थे कि आपकी शासन व्यवस्था में ये सुधार करने की व्यवस्था है। आज उसका उल्टा हो गया है। शासन से गुरुकुल को पत्र आते हैं कि अगर आपको अपनी व्यवस्था सुधारनी है, अगर आपको चलना है तो इस तरीके से चलो, अगर इस तरीके से नहीं चलोगे तो हम आपके साथ सहयोग नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि परिदृश्य बहुत तेजी से बदला है। शिक्षा को उन लोगों ने जकड़ लिया है जिनको इस क्षेत्र में बहुत बड़ी दखल नहीं देनी चाहिए। पुराने समय के दो आश्रम आपको याद आते होंगे। एक द्रोणाचार्य का आश्रम था जो राज्य के वित्त से पोषित था, एक संदीपन का आश्रम था जो समाज के वित्त से पोषित था। द्रोणाचार्य के शिष्य यद्यपि बहुत प्रतिभाशाली थे, लेकिन ऐसे शिष्य तैयार हुए उनके जैसा राज्य चाहता था। संदीपन के शिष्य जिनको समाज से पोषण था, वो ऐसे विद्यार्थी तैयार कर पाए जैसे समाज के लिए अपेक्षित थे। द्रोणाचार्य के आश्रम से दुर्योधन निकला, जो जानता तो सब कुछ था कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन करता वही था जो वो करना चाहता था। संदीपन के आश्रम से कृष्ण निकले, सुदामा निकले, जो समाज को ये मैसेज देने में सफल रहे कि कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, लोगों के बीच में खाई नहीं होती। और हमें लगता है कि शिक्षा का पर्पज ही यही है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जो लेस अनजस्ट हो, लेस क्रूअल हो, लेस डिस्क्रिमिनेटरी हो, लेस रेसिस्ट हो। जो चीज़ें हमारी समाज में बुराइयां हैं वो कम से कम हो। हमारे समाज में जो गैप हैं उन गैप को वो जितना दूर कर सके, हमारी शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी होगी। अब हम अपने यहाँ के शिक्षा व्यवस्था की कुछ अच्छाइयों और कुछ चैलेंजेस को देखें। अगर हम आज देखते हैं तो हमारी शिक्षा व्यवस्था अवार्ड करती है, डिग्रीज रैंक देती है। हमारे यहाँ विन और लूज स्ट्रक्चर है। यूनिवर्सिटीज जो है वो टीचिंग मशीन के रूप में काम कर रही हैं। अरे यूनिवर्सिटीज़ को टीचिंग मशीन के रूप में नहीं काम करना है। यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज को लर्निंग कम्युनिटीज के रूप में काम करना है। जब तक एजुकेशन कंपटीशन ओरिएंटेड रहेगी तब तक आप कुछ लोगों का भला कर सकते हो, लेकिन समाज के सब लोगों का भला नहीं कर सकते हो। एजुकेशन का पर्पज कंपटीशन नहीं है, एजुकेशन का पर्पज कोऑपरेशन है। सब लोग मिल करके आपस में सहयोग कर सकें, ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। क्लास में कोई फर्स्ट सेकंड नहीं आना चाहिए, बल्कि पूरा समाज, पूरा क्लास, पूरा स्कूल वो पास होनी चाहिए।
हमारे यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था हुई कि हमने व्यक्तिगत रूप से बहुत उन्नति की, लेकिन सामूहिक रूप से बहुत कम उन्नति की। हमने क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर पैदा किए, हमने साइंस में एपीजे कलाम पैदा किए, लेकिन पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में हम वैज्ञानिक सोच डेवलप कर पाए। पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में हम क्रिकेट में जैसी समर्पण तेंदुलकर की थी वैसा समर्पण पैदा कर पाए, ये निश्चित रूप से क्वेश्चन मार्क है। इसलिए आज ये सोचने की बात है कि हम इंडिविजुअल ओरिएंटेड एजुकेशन की बात करें या पूरे समाज का विकास करने वाली शिक्षा की बात करें, क्योंकि जब तक आप पूरे समाज का सहयोग लेकर के नहीं चलोगे, जब तक आप लोगों के मन को इस तरीके से परिवर्तित नहीं कर सकोगे कि वो लोगों के दुख दर्द को समझ सकें, तब तक आप अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं कर पाओगे। जो विज्ञान है वो प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम का परिष्कार तो कर सकता है। विज्ञान मस्तिष्क की ऊंचाई को तो बढ़ा सकता है, लेकिन हृदय की गहराई को नहीं। मस्तिष्क और हृदय की गहराई, मस्तिष्क की ऊंचाई और हृदय की गहराई के बीच में सामंजस्य बिठाने वाली शिक्षा की हमको ज़रूरत है, ताकि इन दोनों के बीच में सामंजस्य हो करके एक अच्छे समाज का रचना हो सके। आज हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था में कुछ अच्छे, बहुत अच्छे, सुविधा संपन्न, साधन संपन्न विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो न्यूनतम सुविधाओं वाले विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। अरे ये कैसी दौड़ है? ये तो शेर और हिरन की दौड़ है। शेर वो है जो सुविधा संपन्न विद्यालयों में पढ़ रहा है, हिरन वो है जो न्यूनतम सुविधाओं वाले विद्यालयों में पढ़ रहा है। हिरन अपनी जान बचाने को दौड़ रहा है, शेर शिकार करने वाले को दौड़ रहा है। क्या हमारा लक्ष्य ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां शेर और हिरन की दौड़ हो? ट्राइंग टू डू बेटर एंड ट्राइंग टू बीट अदर्स, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा हमें करना चाहिए, लेकिन लोगों को नीचा गिराने की प्रवृत्ति हमें नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज यही है कि सबको साथ लेकर चलने की क्षमता हम में होनी चाहिए। और ये क्षमता हम में आएगी कैसे? प्रश्न ये है। अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दो चार बातों पर हमको चर्चा करनी चाहिए। नंबर एक बात, यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को ये सोचना पड़ेगा कि वो डिग्री अवार्ड करने की मशीन नहीं है, वो लर्निंग कम्युनिटीज़ है। उनको अपने स्वरूप में परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर वो खाली बाजारवाद को लेकर के चलेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो निश्चित रूप से हमारे सामने चैलेंज रहेगा। बाजार और बाजारवाद में अंतर है। बाजार हमको वो सामान उपलब्ध कराता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। बाजारवाद हमें उस जंगल में डालता है, हमें उस माया जाल में डालता है जहाँ पर हमको उन चीज़ों से परिचय कराया जाता है जिसकी हमें बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उसके भ्रम जाल में फंस जाते हैं। दूसरी बात, हमको टीचर चाहिए, ट्रेनर नहीं चाहिए। जब हम ट्रेनर की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई एक बना बनाया फ्रेमवर्क है, पहले से तय किया हुआ एक दायरा है, और उसी दायरे को ध्यान में रखते हुए
हमें शिक्षक प्रशिक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। और जब टीचर होता है तो टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलके साथ साथ नेविगेट करते हैं, उन लक्ष्यों को पाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं जिनको आपने पहले से सोच रखा है। टीचर खाली पढ़ाता नहीं है। अगर हम अपने यहाँ समाज को देखें, घर की रसोई को देखो, आप 7 दिन की कुकरीज की क्लासेस अटेंड करके घर में कोई खाना बनाता है तो किस तरीके का खाना बनता है। वहीं दूसरी तरफ घर की माँ और दादी कितनी हींग पड़नी चाहिए कढ़ी में बात करते करते डाल देती है और आप उंगलियां चाटते रह जाते हैं। पास में खड़े हुए बच्चे उसी दादी से सीखते हैं कि इस कढ़ी में कितनी हींग डाली गई होगी। इसीलिए अपने यहाँ जो शिक्षा देने का माध्यम था उसको उपनिषद कहा गया। उपनिषद मेरे पास आकर के बैठो, और मेरे पास आकर के बैठोगे, चर्चा होगी, बातचीत होगी, कहानी होगी, हम एक दूसरे का दुख दर्द सुनेंगे तो निश्चित रूप से हम समाज के लिए जैसा व्यक्ति चाहते थे वैसा व्यक्ति तैयार कर पाएंगे। तीसरी बात जो है, हमको प्रोग्राम्ड मैन नहीं चाहिए, हमको प्रोग्राम्ड टीचर नहीं चाहिए, हमको प्रोग्राम्ड स्टूडेंट नहीं चाहिए। हम जैसा कहें हमारे विद्यार्थी वैसा उत्तर दे, उस तरीके के विद्यार्थी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो जिज्ञासु विद्यार्थी चाहिए। हम जो चर्चा करना चाहें उन चर्चा को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सोच करके जवाब देने वाले विद्यार्थी चाहिए। हमारा पुराना व्यवस्था ही ऐसी रही है। यजुर्वेद में अगर हम देखें तो प्रश्न को देवता माना गया है, और अगर मैन में वो अगर प्रोग्राम्ड मैन होंगे तो प्रश्न करने की गुंजाइश ही नहीं होगी, उत्तर पाने की गुंजाइश ही नहीं होगी। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जिसमें सबको प्रश्न करने का हक हो, सबको उत्तर देने का हक हो, और अगर किसी को प्रश्न करने का हक नहीं है तो इसका मतलब है कि हम उसकी उत्सुकता को कुंठित कर रहे हैं। ऋग्वेद में एक घटना आती है, एक ऋषि विश्वकर्मा को प्रणाम करता है और प्रणाम करके विश्वकर्मा से कहता है कि ठीक है कि आपने जगत बनाया है, लेकिन आपने जगत बनाया है तो इसका मतलब है कि कोई एक ऐसी स्थिति रही होगी कि जब जगत नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर जगत होता तो आप जगत बनाते कैसे, और जब जगत नहीं था तो आप कहाँ थे। ऋषि प्रश्न पूछने की विश्वकर्मा से हिम्मत रखता है। लेकिन अगर हम अपने यहाँ आज देखें तो अच्छी क्लास वो है जिसमें शोर नहीं है। क्लास चल रही है, प्रिंसिपल राउंड लेता है, जिस क्लास में शोर हो रहा है वो क्लास खराब है, और जो क्लास शांत है, चुप है, वो क्लास अच्छी है। तीसरी, हम बच्चों को अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए तैयार करें। हमारी शिक्षा व्यवस्था रेडीमेड जवाब देती है, प्रश्नों के रेडीमेड उत्तर होते हैं। अरे हमें बच्चों को तैयार करना चाहिए अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को फेस करने के लिए। ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि जो रेडीमेड प्रश्नों के तो उत्तर देती हो, लेकिन अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए तो उन प्रश्नों का हम उत्तर न दे सकें, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अगर हम आज की शिक्षा व्यवस्था को देखें तो क्या कोई सब्जेक्ट पढ़ाने का हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप उस विषय के प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अगर आप
मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो क्या मैथमेटिक्स पढ़ाने का पर्पज ये होना चाहिए कि आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग या ज्योमेट्री, टेक्नोमेट्री, अलजेब्रा के गूढ़ प्रश्नों का खाली उत्तर दे सकें? हमें लगता है कि अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो आपका अल्टीमेट पर्पज ये है कि जो आपकी मानसिक एबिलिटीज़ हैं, मेंटल एबिलिटीज़ हैं, उन एबिलिटीज को आप शार्पन कर सकें, आप में रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आ सके, आप में क्रिटिकल थिंकिंग आ सके, आप में रैशनल थिंकिंग डेवलप हो सके, आप में न्यूमेरिकल एबिलिटी डेवलप हो सके। और अगर ये चीज़ें डेवलप करने के लिए मैथमेटिक्स के सवाल लगाना ज़रूरी है तो मैथमेटिक्स के सवाल लगाइए। और अगर ये प्रश्नों का, ये एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए ठंडे पानी से नहाना ज़रूरी है तो ठंडे पानी से नहाइए। हमारा लक्ष्य मैथमेटिक्स के सवाल लगाना नहीं है, हमारा लक्ष्य मानसिक प्रक्रियाओं को शार्पन करना है। और जब हमारी मानसिक एबिलिटीज जो है वो शार्पन होंगी तो हमारे सामने जीवन में चाहे जैसी सिचुएशन आए उस स्थिति का हम सामना कर सकेंगे। एक बड़ा प्रश्न और उठता है कि अगर आज की शिक्षा व्यवस्था को हम देखें तो हमारे सामने दो तीन चीजें और हैं कि करिकुलम किस तरीके का हो। हमारे सामने हम बच्चों को पढ़ाएं क्या? करिकुलम के तीन रास्ते हैं। करिकुलम डेवलप किया जाए, करिकुलम इम्पोज किया जाए, करिकुलम इवॉल्व किया जाए। अब व्यवस्था चल पड़ी है कि कुछ संस्थाएं पाठ्यक्रम बना करके करिकुलम को इम्पोज करें, लेकिन अगर आप विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखें तो न करिकुलम डेवलप किया जा सकता है, न करिकुलम को इम्पोज किया जाना चाहिए, बल्कि करिकुलम जो है वो इवॉल्व होना चाहिए। उस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के अपने आप उभरना चाहिए। शिक्षा का वो पाठ्यक्रम अच्छा है जो मिट्टी की गंध देता है, जो उस क्षेत्र की मिट्टी की गंध देता है। अगर करिकुलम उस क्षेत्र की मिट्टी की गंध नहीं देता है तो निश्चित रूप से उस पाठ्यक्रम में कुछ सुधार करने की जरूरत है। प्रश्न अगला और उठ सकता है कि जो टीचर एजुकेशन है क्या उसमें खाली नॉलेज ट्रांजैक्शन होना चाहिए? बहुत सारी सी सूचनाएं दी जानी चाहिए, शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों को पर अपने विचार दिए जाने चाहिए। हमें लगता है कि टीचर एजुकेशन जो है वो खाली नॉलेज को ट्रांसमिट किया जाना नहीं है, बल्कि टीचर एजुकेशन में एटीट्यूडनल रिफॉर्म होना चाहिए। आपकी अभिवृत्ति में सुधार होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। अगर आपकी अभिवृत्ति अच्छी हुई तो निश्चित रूप से हम अच्छे टीचर बन सकेंगे। हमें हर टीचर को 3-4 प्रश्नों का जवाब अपने आप से पूछना चाहिए कि अगर हम टीचर हैं या टीचर एजुकेशन के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं तो क्या हम ऐसे टीचर तैयार कर रहे हैं? आर वी प्रिपेयरिंग आवर टीचर्स फॉर क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन? क्या मेरे पास ऐसे टीचर हैं कि जो विभिन्न संस्कृतियों से आने वाले विद्यार्थियों के मध्य अच्छी तरीके से संप्रेषण कर सकें, उनके विश्वासों का, उनके रीति रिवाजों का, उनके जीवन से जुड़ी हुई बातों को इस तरीके से परिमार्जित कर सकें ताकि वो समाज के अच्छे नागरिक के रूप में हमारे सामने आ सकें। दूसरी चीज हमें अपने आप से पूछना चाहिए
कि आर वी प्रिपेयरिंग आवर टीचर्स फॉर ह्यूमन डाइवर्सिटी। हम लोगों में बड़ी विभिन्नता है, हमारी सोच में, हमारे विचारों में, हमारे रंग रूप में बहुत अंतर है। तो क्या हम ऐसे टीचर तैयार कर पा रहे हैं कि जो इस ह्यूमन डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए अपने शिक्षक शिक्षा में जिस तरीके के दायित्वों की पूर्ति होनी चाहिए उन दायित्वों की पूर्ति कर सकें? तीसरा प्रश्न हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि आर वी प्रिपेयरिंग आवर टीचर्स फॉर इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज? हमारे समाज में बहुत सारे से अमीर लोग हैं, बहुत सारे से ऐसे बच्चे हैं जिनकी न्यूनतम जरूरतें भी नहीं पूरी हो पाती हैं। क्या हमारे टीचर इन दोनों तरीके के बैकग्राउंड से आने वाले विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं? एक स्टडी हुई थी कि जब देश को स्वतंत्रता मिली थी तो उस समय प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे आते थे उनके पेरेंट्स का आर्थिक स्तर क्या था, और जो वहाँ पढ़ाने टीचर आते थे उनका आर्थिक स्तर कैसा था। फिर 2010 के आसपास ये स्टडी की गई कि आज सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी आ रहे हैं उनका आर्थिक स्तर क्या है, और जो पढ़ाने वाले टीचर आ रहे हैं उनका आर्थिक स्तर क्या है। स्वतंत्रता के समय प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी और प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति में मुश्किल से 1 और 3 का अंतर था। अगर विद्यार्थी के परिवार की इनकम 1 रुपया रही होगी तो जो शिक्षक पढ़ाने आते थे उनकी इनकम 3 या 4 रुपया रही होगी। गैप बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन 2010 में प्राइमरी स्कूल में, सरकारी प्राइमरी स्कूल में जो विद्यार्थी पढ़ने आते थे उनके पेरेंट्स की इनकम में और उस स्कूल में जो पढ़ाने शिक्षक आते थे उनके परिवार की इनकम में 50 गुना का अंतर था। और इस अंतर की वजह से, इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से शायद शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में उतना अच्छा संबंध नहीं बन पा रहा था। चौथा प्रश्न हमें अपने आप से और पूछना चाहिए, आर वी प्रिपेयरिंग आवर टीचर्स फॉर ग्लोबल कनेक्टेडनेस? पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। क्या हम अपने विद्यार्थियों को इस लायक बना पा रहे हैं कि जो ये ग्लोबल कनेक्टेडनेस की फीलिंग है उसके साथ कदम से कदम मिला करके वो अपनी भूमिका अदा कर सकें? आज आप खाली अपने सेल में नहीं रह सकते हैं, आपको अपने सेल से बाहर निकल करके समाज के साथ, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। कुछ चीजें और हमको देखनी पड़ेंगी। खाली स्कूल खोल देने से पढ़ाई नहीं हो जाएगी। केवल चर्च में चले जाने से कोई क्रिश्चियन नहीं हो जाता। अगर स्कूल में विद्यार्थी को आप डाल रहे हो तो स्कूल का माहौल ऐसा होना चाहिए कि जहां पर वो समाज ने जैसा सोचा है उस तरीके से वो सोच सके। जो नॉलेज है, शिक्षा है, ये कोई पोस्टमैन की चिट्ठी नहीं है कि कोई आपके घर आकर के आपके यहाँ डाल जाएगा। जो शिक्षा है वो जो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक माहौल होता है, जो सामाजिक सांस्कृतिक माहौल की उर्वरा मिट्टी होती है, उसमें शिक्षा का बीज अंकुरित होता है। तो अगर आपने स्कूल खोला है तो उसे पोस्टमैन की चिट्ठी मत बनाइए, बल्कि उसको इस तरीके से पोषित, पल्लवित कीजिए ताकि बच्चे को पर्सनल, सोशल,
पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो उसका लोकल कंटेक्स्ट है उसका रिफ्लेक्शन उसमें मिल सके। आज बहुत सारे से प्राइमरी स्कूल में प्राइवेटाइजेशन हो गया, बहुत सारे से प्राइवेट स्कूल आ गए। प्राइवेट स्कूल बुरे नहीं हैं, प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं बशर्ते कि उनके पीछे विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोले जाने की भावना अच्छी है। जब टैगोर ने शांति निकेतन खोला होगा तो शांति निकेतन भी प्राइवेट रहा होगा। जब मदन मोहन मालवीय ने BHU खोला होगा तो उन्होंने भी पैसे इकट्ठा कर करके ही यूनिवर्सिटी बनाई। दुनिया की जितनी लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अधिकांश विश्वविद्यालय प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, लेकिन अप्रोच अलग होनी चाहिए। आज हमारे यहाँ जिस तरीके से प्राइवेट संस्थाएं आ रही हैं, खास करके शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वहाँ पर विद्यार्थियों और प्रबंधन का जो नाता है, विद्यार्थियों और जो शिक्षक प्रशिक्षण का नाता है, वो नाता ऐसा है जैसे बहेलिया एक पिंजड़ा लिए हुए है और उस पिंजड़े में कुछ पक्षी बंद हैं। बहेलिया और पिंजड़े में बंद पक्षी का नाता शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का नहीं हो सकता है, क्योंकि बहेलिए का लक्ष्य उन पक्षियों को खुले आसमान में उड़ने के लिए मोहलत देना नहीं है, उसके पंखों को मजबूत करना नहीं है, बल्कि उसका लक्ष्य कहीं बाजार में ले जा कर के उन पक्षियों को बेच देना होता है। तो मेरा निवेदन खाली इतना था, बच्चों को पिंजड़े में बंद पक्षी मत बनाओ, बच्चों को भेड़ चाल का हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि अगर बच्चे अपने को भेड़ समझेंगे तो भेड़िए उनको खा ही जाएंगे। प्रश्न बहुत सारे से हो सकते हैं आज हमारी शिक्षा व्यवस्था के सामने, क्योंकि हम दुनिया के प्रोग्राम नकल कर रहे हैं, तो कई मुद्दे हैं, जैसे कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा है। अगर आप दुनिया के डिफरेंट देशों की खाली नकल करोगे तो वैल्यू सिस्टम का मुद्दा है, इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी का मुद्दा है। अगर आप अंधाधुंध खाली नकल करोगे तो जो शिक्षा, जिसको पूरी दुनिया बहुत बड़ा व्यवसाय मान रही है, उसमें हमारा शेयर कितना होगा, इसका मुद्दा है। अगर हमने अंधाधुंध अंधा अनुकरण किया तो एक ये भी मुद्दा है कि क्या हमारे नेटिव एकेडमिक इंस्टीट्यूशन सरवाइव कर सकेंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अच्छी तरीके से सोचें कि किस तरीके की परिवर्तन आ रहे हैं और किस तरीके का टीचर हमें चाहिए। अगर हम परिवर्तन देखें तो अब जो 9 महीने के स्कूल और क्लास की व्यवस्था चल रही है वो बहुत दिन चलेगी नहीं। अब एकेडमिक सेशन 9 महीने का नहीं होगा, बल्कि जो हमारा स्कूल सिस्टम होगा दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल एनीवेयर एनी टाइम। आप बच्चे को ये नहीं रोक सकते हो कि आपको इस साल जुलाई से लेकर के मार्च तक आपको पढ़ना है। अब एनीवेयर एनी टाइम की अगर व्यवस्था है तो इस समस्या को रिस्पॉन्ड करने के लिए टीचर तैयार होना चाहिए। अब धीमे धीमे सेमेस्टर सिस्टम भी खत्म होगा, क्रेडिट सिस्टम भी खत्म होगा, यूनिट सिस्टम भी खत्म होगा, और जो हमारी संस्थाएं हैं उनको कैपेसिटी बिल्डिंग हब के रूप में काम करना पड़ेगा। ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग हब के रूप में काम करेगा
जो लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सोसाइटी, जहां पर खाली इंडिविजुअल ग्रोथ ही नहीं होगी बल्कि आप एक ऐसे ह्यूमन बीइंग के रूप में डेवलप हो सकेंगे जो भारत का अच्छा नागरिक होने के साथ साथ विश्व का भी एक अच्छा नागरिक हो सकेगा। हमारे सामने कोर्स इंपॉर्टेंट नहीं होगा, कोर्स थिंक टू कैपेसिटी थिंक की तरफ हमें चेंज आएगा। हमें कैपेसिटीज डेवलप करने होंगी जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड कर सकें, जो एंटीसिपेटेड सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड कर सकें। हमारे सामने कैरिकुलम कुछ यूनिट का नहीं होगा बल्कि जैसा कॉम्युनियस ने कहा था कि कैरिकुलम जो होगा, कैरिकुलम विल बी एज लार्ज एज लाइफ। दुनिया जितनी बड़ी है हमारा पाठ्यक्रम उतना ही बड़ा होगा। हम उसको कुछ इकाइयों में, कुछ घंटों में, कुछ चैप्टर्स में बांध नहीं सकते हैं। कैरिकुलम जो होगा, अभी तक पूछा जाता है टीचर से, बच्चे से, कैरिकुलम पूरा हो गया, नहीं पूरा हो गया, कितना कैरिकुलम कवर हुआ, कितना छूट गया। अब कैरिकुलम कवर नहीं होगा, कैरिकुलम को डिस्कवर करना होगा। और जब कैरिकुलम को डिस्कवर करना होगा तो उसमें समय की कोई सीमा नहीं होगी, उसमें घंटे की कोई सीमा नहीं होगी। जो हमारे स्कूल होंगे वो खाली लर्निंग फैसिलिटीज ही नहीं प्रोवाइड करेंगे बल्कि वो कंप्लीट सर्विस सेंटर के रूप में काम करेंगे, जो खाली आपके एक कॉग्निटिव पक्ष को ही नहीं देखेंगे बल्कि आपकी टोटल ह्यूमन बीइंग के लिए। ट्रांजैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन विल नॉट बी द पर्पज ऑफ स्कूल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी विल बी द पर्पज ऑफ स्कूल। इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जो टीचिंग एड्स आएंगी वो कागज पर बनी नहीं होगी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं होगा, आप कुछ स्लाइड्स खाली नहीं बना लोगे बल्कि ब्रेन सिमुलेशन टीचिंग एड्स जो होंगी वो यूज होंगी जो आपके दिमाग को सिमुलेट कर सकें। अब इंफॉर्मेशन एजुकेशन टेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो ट्रेडिशनल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस पर प्रवेल करेगी, उन पर लीड करेगी। अब पीपल टू पीपल लर्निंग होगी, टीचर टू पीपल नहीं होगी। अब डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग होगी, अब कनेक्टेड लर्निंग होगी। अब चीज़ें इस तरीके से बदलेंगी कि ज्ञान कहीं पर रखा है, खाली ऐसा नहीं होगा। अब चीज़ें ऐसी होंगी क्योंकि हमारा 21वीं शताब्दी का समाज बदल रहा है तो टीचर का स्वरूप भी बदलेगा। अब मेगा प्रोफेसर्स होंगे, अब नॉलेज आर्किटेक्ट होंगे, अब एंटूराज फैकल्टी होगी और इन तीनों तरीके के टीचर्स की जो व्यवस्था होगी वो अलग अलग तरीके से होगी। मेगा प्रोफेसर हो सकता है कि किसी एक संस्थान में ना पढ़ाए। आपने नाम सुना होगा यूएस के प्रोफेसर पीटर डकर का, मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाते हैं, वो हर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। तो जो मेगा प्रोफेसर होगा उसका मतलब पर्पज ये नहीं होगा कि वो खाली अपने विश्वविद्यालय के 50 विद्यार्थियों के कल्याण की बात करेगा। उसकी एक्सपर्टीज को पूरी दुनिया यूज कर सकेगी और उसमें वो मीडिया से भी होगा, उसके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स होंगे, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप होगा और इन सब चीज़ों को लेकर के विश्व के सभी लोगों के साथ इंटरेक्शन करने की उसको छूट होगी। दूसरी तरीके के लोग नॉलेज आर्किटेक्ट होंगे। ये लोग डेटा जनरेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। ये लोग नॉनसेंस से सेंस बनाएंगे। कहते हैं अच्छी एजुकेशन वो नहीं है जो सेंस से सेंस निकालती है, बल्कि अच्छी एजुकेशन वो है जो नॉनसेंस से सेंस निकालती है। और तीसरी तरीके की फैकल्टी एंटूराज फैकल्टी होगी।
ये ऐसी फैकल्टी होगी जो मेगा प्रोफेसर को, नॉलेज आर्किटेक्ट को हेल्प करेगी, ये उनकी रिसर्च को लिखेगी, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगी, चीज़ों को मैनेज करेगी। हमारे सामने सिचुएशन ऐसा आ रहा है, सोसाइटी इस तरीके से बदल रही है कि हमारी नया जो समाज होगा वो पोस्ट इंडस्ट्रियल होगा, पोस्ट सिविलाइज्ड होगा, ऑटोमेटेड होगा, साइबरनेटेड होगा, सुपर इंडस्ट्रियल डिजिटल इरा होगा। तो जब सोसाइटी पोस्ट इंडस्ट्रियल होगी, पोस्ट सिविलाइज होगी, तो इस सोसाइटी को रिस्पॉन्स करने वाले कैरिकुलम की हमें जरूरत पड़ेगी। हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि समाज में होने वाले परिवर्तनों को हमारा टीचर एजुकेशन का कैरिकुलम उसी समय जवाब दे सके। और अगर हम जवाब नहीं दे पाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो पाठ्यक्रम होगा वो हमको उत्तरदायी शिक्षक नहीं बना पाएगा। हमारे गोल, हमारा कैरिकुलम, हमारा टेक्स्ट, हमारा डिजाइन इस तरीके से आपस में मिले हुए होने चाहिए जैसे साइकिल में चेन होती है। चेन को कब किस खड्डे में जाना है, अगर चेन का खांचा उसी पैडल के खड्डे में जाता है तब तो साइकिल स्मूथली चलती रहती है, और अगर नहीं जाता है तो निश्चित रूप से स्पीड रुक जाती है, साइकिल रुक जाती है। हमको टीचर पुश से लर्निंग पुल की ओर जाना होगा। हमको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा रिएक्टिव होने के बजाय। हमको इमोशनल कॉम्पिटेंस डेवलप करना होगा। हमको ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि वाई वी टीच, हम क्यों पढ़ाते हैं, उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। व्हाट वी टीच, कैरिकुलम कैसा होना चाहिए ये हमको पता होना चाहिए। हाउ वी टीच, हमारी मेथडोलॉजी कैसी हो ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। और फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और इवेल्युएशन का प्रोसेस, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। समय हो रहा है, बहुत सारी सी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन जो हमारा फ्यूचर लर्नर होगा, जिसको 21st सेंचुरी के चैलेंजेज को रिस्पॉन्ड करना है, वहाँ पर सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करने वाला होगा, नॉलेज मैनेजर होगा, वो अपना नॉलेज खुद जनरेट करेगा, वो सोसाइटी के क्वेश्चंस को एड्रेस करने वाला होना चाहिए, वो कोलैबोरेटिव लर्निंग को प्रमोट करने वाला होना चाहिए, वो कनेक्टेड लर्निंग से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हम अगर यूँ कहें तो जो हमारा 21st सेंचुरी का लर्नर होगा वो ऑटोमेटेड लर्नर होगा। और ऑटोमेटेड लर्नर होगा इसका मतलब वो सेल्फ पेस्ड होगा, वो सेल्फ कंट्रोल्ड होगा, वो सेल्फ डायरेक्टेड होगा। हमको सेल्फ पेस्ड, सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ डायरेक्टेड, ऑटोमेटेड लर्नर तैयार करना है। और अगर हम ऐसा ऑटोमेटेड लर्नर तैयार कर पाए तो इसका मतलब है कि हम टीचर एजुकेशन को सही ढंग से जवाब दे पाएंगे। अब हमारे टीचर ऐसे होने चाहिए जो खाली लर्निंग पर ही न जोर दें, लर्निंग के साथ साथ उन्हें डी लर्निंग, रीलर्निंग पर जोर देना होगा। हमारे टीचर ऐसे होने चाहिए जो एविडेंस के साथ बातचीत कर सकें। हमारे टीचर ऐसे होने चाहिए जो टेक्नोलॉजी की खाली नकल ही न करें, बल्कि उनका व्यवस्था कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो मेटा कॉग्निटिव लर्निंग प्रोसेस को प्रमोट कर सकें, संभाल सकें। आज हम जब अपने शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा टीचर क्लासरूम का हीरो होना चाहिए। मेरा मानना है कि टीचर क्लासरूम का हीरो ही नहीं होना चाहिए, टीचर को कम्युनिटी का हीरो होना चाहिए, कम्युनिटी का लीडर होना चाहिए। क्लासरूम का हीरो होना आसान है,
कम्युनिटी का लीडर होना का थीम। अगर हमारे स्कूलों में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का प्रवेश हो रहा है, अब टीचर नहीं बताता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग होगी, बल्कि पब्लिशर बताता है, एजेंट बताते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आएगी, ये सिस्टम आएगा। टीचर गवर्न होता है पब्लिशर द्वारा, पहले पब्लिशर गवर्न होता था टीचर से। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पब्लिशर पढ़ाई का तरीका तय करेंगे तो टीचर एजुकेशन कमज़ोर जरूर होगी। आप ध्यान रखें कि जो मीडिया है वो ऊपर से तो दिखाई पड़ता है कि जैसे वो दियों को, दीपक को, कमज़ोर लोगों को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ईमानदारी की बात है कि मीडिया दीपक के साथ नहीं होता है, होता वो हवाओं के साथ ही है। और अगर आपने संभल करके कंट्रोल नहीं किया, अगर मीडिया टीचर के द्वारा, टीचर अपनी भूमिका उसमें अच्छी तरीके से निभा नहीं पाया, तो निश्चित रूप से हमको परेशानी होगी। समय 1 घंटे हो गया, लगभग पूरा हो रहा है। मैं इतना कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि टीचर को क्लासरूम में सम्मोहन नहीं विकसित करना चाहिए, टीचर को क्लासरूम में थिंकिंग डेवलप करना चाहिए। हमको थिंकिंग माइंड चाहिए अगर देश को आगे बढ़ाना है। टीचर ऐसा हो जो जीवन को धन्यता दे, जो जीवन को दिव्यता दे, और टीचर को जवाब दे सरकार के लिए कम होना चाहिए, अपनी अंतरात्मा के लिए जवाबदेह होना चाहिए कि हमने सही ढंग से काम किया है कि हमने नहीं काम किया। अगर हमारी शिक्षा इन प्रश्नों का उत्तर दे पाती है तो निश्चित रूप से वो सही दिशा में जा रही है, लेकिन अगर वो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाती है तो निश्चित रूप से हमको विचार करने की जरूरत है कि हमारी शिक्षा में क्या क्या सुधार होने चाहिए। मैं 2 बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। टीचर एजुकेशन ऐसी नहीं है कि आप सबको ट्रेनिंग का तबका पिन्हा करके बाजार में बिकने के लिए खड़ा कर। टीचर एजुकेशन को 2 हिस्सों में आपको देखना होगा। अगर आप आईएएस ऑफिसर्स तैयार करते हो तो पहले आईएएस ऑफिसर को ट्रेनिंग नहीं देते हो, पहले अच्छे आईएएस ऑफिसर को चुनते हो, चुनने के बाद उनको रिगरस ट्रेनिंग देते हो और ट्रेनिंग के बाद वो अपना जॉब परफॉर्म करते हैं। शिक्षकों में भी अगर हम पहले अच्छे लोगों को चुन लें जिनका शिक्षा के लिए अच्छा एटीट्यूड हो और फिर उन पर फोकस करके ट्रेनिंग दें तो हमारे संसाधन भी कम खर्च होंगे और हमको अच्छे शिक्षक भी मिल पाएंगे। और जो लोग मार्केट में आना चाहते हैं उनके लिए दुनिया है, दुनिया में पढ़ाने के लिए शिक्षक चाहिए। जो लोग बाजार में आना चाहते हैं वो दुनिया में पढ़ाने के लिए जो कॉम्पिटेंसी चाहिए उनमें अपने को महारत हासिल करें, ट्रेनिंग ले, और जो बाजार खुला हुआ है पूरी दुनिया में उसमें जा कर के महारत हासिल करें। तो खाली ऐसे कह करके बस कहूँगा कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जिससे खाली अच्छे चेहरे ही न तैयार हो, बल्कि ऐसे लोग तैयार हो सके जिनके चरित्र भी सुंदर हो। खाली दृष्टि ही अच्छी न हो बल्कि उनके दृष्टिकोण भी सुंदर हो। भवन ही नहीं भावना भी सुंदर हो, साधन ही नहीं साधना भी सुंदर हो। और ये तभी संभव है जब महात्मा गांधी के विचारों को ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ेंगे। किसी ने लिखा था, आओ गांधी गांधी खेलें पर पीड़ा को हम भी झेलें। जब तक शिक्षक विद्यार्थियों की पीड़ा को समझने वाला नहीं होगा तब तक अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं हो सकती। धन्यवाद।